आइए देखते हैं आने वाली देखभाल वैकेंसी के लिए फसल चक्र। जो भारत में फसलें बोई जाती हैं उनका क्या रीजन होता है, कैसी फसलें बोई जाती हैं, क्या क्या चलता है। तो फसल चक्र देखते हैं टारगेट विद सैलेंस के साथ, है ना। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय नवंबर 1960 में खोला गया था, जो कि कहाँ खोला गया था, पंतनगर में खोला गया। कहाँ खोला गया था, पंतनगर में, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। तो भारत में उस समय वर्तमान में कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 71। कितनी है, 71। कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 71 है। तो जो हमारा कृषि के कार्य हैं वो बहुत पहले से चालू हुए। कब से चालू हो गए थे, 1960 से चालू हो गए थे। जो पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था वो पंतनगर में खोला गया था, जो वर्तमान में कहाँ, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय, क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 71, 71 विश्वविद्यालयों की संख्या है। ठीक है, तो क्या पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो पंतनगर में खोला गया। कब खोला गया था, तो 1960 में खोला गया था। और आगे आइए, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि भारत में 54.6% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। कितनी, आधे से अधिक। भाई हमारे यहाँ 30 करोड़ जनसंख्या है, उससे कितनी, आधे से अधिक। कितनी आबादी है, उससे अधिक हमारी आबादी कहीं कृषि पर निर्भर करती है। आधे से अधिक आबादी हमारी कहीं कृषि पर निर्भर करती है। कृषि का जीडीपी में 17.4%, जो हमारी जीडीपी होती है देश की जीडीपी में, कृषि का कितना है, 17.4% है। लोग कितने लगे हैं, 54.6% लगे हैं। और कितना, जीडीपी कितना दे रहे हैं, 17% दे रहे हैं, 17.4% दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसीलिए इनकी दयनीय स्थिति होने के कारण ये सारी समस्याएं हो रही। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कृषि को किस सूची में रखा गया है, कृषि को किस सूची में रखा गया है। तो कृषि को राज्य सूची का विषय बताया गया, राज्य सूची में रखा गया है। कृषि को किसमें, राज्य सूची। 7वीं सूची आती है जिसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची आती है। तो उसी सूची, तीसरी सूची होती है, तो उसमें रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, कितनी जनसंख्या हमारे यहाँ कृषि पर काम करती है, तो 54.6% जनसंख्या हमारे यहाँ काम करती है। टोटल 54.6% काम करती है। और जीडीपी का कितना है, 17.4%। ये फैक्ट है, इनको याद ही करना पड़ेगा। फिर राज्य सूची, कृषि हमारा किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना कब, राष्ट्रीय कृषक, आगे क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय कृषक आयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2004 में समवर्ती सूची में विलय करने की मांग की थी। जो ये राज्य सूची में है हमारा, कृषि किसमें, राज्य सूची में, तो किसमें मांग की गई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2004 में से कहा गया था समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए। तो समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों विषय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो होती, जो विषय दोनों होते हैं वो बना सकती है। तो समवर्ती सूची में कहा गया था। फिलहाल अभी ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा कृषि किस विषय में है, तो आपको क्या बताना है कि ये राज्य सूची का विषय है। क्या बताओगे, ये राज्य सूची का विषय है। फिर एक आगे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में लागू की गई थी। कब, राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में लागू की गई थी। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, तो ये कब खोला गया था, 1929 में बनाया गया था, 1929 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसका मुख्यालय कहाँ, दिल्ली में है स्थित। तो क्या बनाया गया था, ये अंग्रेजों के ज़माने, कृषि के बारे में बात की जा रही है, तो अंग्रेजों के ज़माने ये चालू हो गया था, अंग्रेजों के समय चालू, 1929 में चालू हो गया था। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, उन्नत कृषि बीज और पशुपालन संबंधी, क्या है, उन्नत बीज और पशुपालन। और कृषि में एक आता है KCC, हमने सुना होगा, क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड सुनते हैं ना लोगों से, किसान क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें यही पूछेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड कब चालू किया गया, तो 99 से 2000 के बीच में चालू किया गया था।
99 से 2000 के बीच में चालू किया गया था और वैधता इसकी 3 वर्ष होती है। वैधता इसकी 3 वर्ष होती है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है फसलों के अध्ययन के लिए क्या कहते हैं? फसलों के अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। एक फसल अध्ययन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एग्रोनॉमी का प्रयोग किया जाता है। फसल अध्ययन के एग्रोनॉमी का प्रयोग किया जाता है। एग्रोनॉमी का प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेना, जैसे हमारा न्यू ईयर्स मनाया जाता है। न्यू ईयर्स कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है ना। 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक चलता है। तो वैसे हमारा वित्त आयोग है, जैसे वित्त होता है तो वित्त आयोग में हमारा मनाया जाता है 1 मार्च से 31 अप्रैल तक, 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। उसी तरह क्या मनाया जाता है? कृषि आयोग, भारतीय कृषि वित्त वर्ष कब मनाए? 1 जून से लेकर 30 जून, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून से 30 नहीं, गलत, सॉरी, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। कब चलता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। जैसे आरबीआई का आता है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ना, भारतीय रिजर्व बैंक का भी यही मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अब इसको दोनों को याद रखना कि आरबीआई कब अपना वित्त वर्ष मनाता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। भारतीय कृषि कब मनाता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक लिखा है। और फिर एक क्वेश्चन ये पूछता है, भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल, भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल क्या है? चावल। भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल चावल है। और विश्व में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल, विश्व में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल भी चावल है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, फसल चक्र सघनता क्या कहलाता है? फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं? तो फसल चक्र सघनता निकालने के लिए क्या कहता है? फसलों की संख्या, एक लिखते हैं फसलों की संख्या बटे वर्ष। भाई एक वर्ष में हम जितनी फसलें बोते हैं वो फसलों की संख्या बटे 1 वर्ष इंटू 100, ये परसेंटेज में निकलता है। जैसे मान लो हमने 2 वर्ष में 5 फसलें बोई, तो क्या हुई? 2 वर्षों में हमने 5 फसलें बोई, तो 5/2 इंटू 100 तो कितना आ गया? तो कितना आ गया? कितना आया? आया 250, 250%। कितना है? 250। और फिर उसके बाद आता है ये, अच्छा हाँ, फसल सघनता चक्र। फिर उसके बाद एक चीज और आती है कि ये कहाँ? असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बोई जाती है फसल सघनता। मतलब ये जो फसल सघनता चक्र होता है कि कम वर्ष बोए जाते हैं, जो पहाड़ी इलाका होते हैं वहाँ पर कम बोया जाता है। फिर उसके बाद है फसल सघनता, ये क्या है? फसल चक्र सघनता है। फिर उसके बाद आता है फसल सघनता। इसमें क्या था? 1 वर्ष में कुल बोई गई क्षेत्र, 1 वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र और कुल कृषि योग्य क्षेत्र इंटू 100 क्या था? कुछ, तो जैसे मेरे पास क्या 10 बीघे जमीन है, मैंने 10 बीघे में चावल लगाए, चावल काटने के बाद उसी खेत में, जो खेत में मैंने चावल लगाए थे उसी खेत में मैंने 10 बीघे गेहूं लगा दिया। तो जो हमारा जो हो गया क्या है? 1 वर्ष में कुल बोई गई क्षेत्र, तो 1 वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र कितना? 10 मैंने चावल बोए, 10 मैंने गेहूं बोए, तो दोनों मिलाकर हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। और कृषि योग्य खेती कितनी? हमारे पास तो 10 ही बीघा थी, तो 10 बीघा थी, तो हमने कितने? 200%। कितना हुआ हमारा? 200% सघन हो गया ना। फिर उसके बाद आते हैं, फिर कहते हैं एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की फसल सघनता कितनी है? पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत की फसल सघनता कितनी है? तो 136% है, 136% है। कुल भारत की फसल सघनता चक्र कितना है? 136% है। फिर पूछा जाएगा भारत में सबसे अधिक फसल सघनता वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। क्या पूछा जाएगा? भारत में फसल सघनता वाला राज्य कौन है? तो क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा पंजाब है। कितने परसेंट है? तो 190% है, 190%। फिर आपसे पूछ ली जाएगा, आप यूपी में रहते हैं तो यूपी का क्या नंबर आता है? तो यूपी का फसल सघनता चक्र में दूसरा स्थान पर आता है। यूपी में फसल सघनता में दूसरे स्थान पर आता है। इसमें कितनी है? 153%, 153% है। कितनी होती है? 153%। फिर कह रहा है 200% से अधिक फसल सघनता को गहन शयान कहते हैं।
शयान, सघन शयान कहा जाता है, 200% से कम कहते हैं तो विरल शयान कहा जाता है। झूम खेती कहा जाता है, शिफ्टिंग फार्मिंग, झूम खेती सुना होगा, नाम एक होता है झूम खेती। झूम खेती किसे कहते हैं? जैसे जंगलों को, इसमें झूम के नहीं दारू पी के नाचते हुए, झूमते हुए ना, इससे कहते हैं जंगलों को काटकर या जलाकर खेती योग्य बनाया जाता है। जंगलों को काटकर जहाँ खेती की कमी होती है, जैसे हमारे असम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे क्या कृषि योग्य जमीन कम है, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जंगलों को काटकर फसल बनाई जाती है, तो असम और मेघालय में बनाई जाती है। फिर एक आता है नम खेती, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे नम खेती की जाती है। जहाँ पे कहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पे नम खेती होती है। जहाँ 100 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ से 100 सेंटीमीटर बारिश से अधिक बारिश होती है तो वहाँ पे क्या होती है, नम खेती होती है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, यहाँ तो 200% के करीब, लगभग 200 सेंटीमीटर के करीब खेती होती है। तो यहाँ पे क्या बोया जाता है, चावल है, जूट है, गन्ना है। और गन्ना क्या है, हमारी नगद फसल के रूप में आती है। शुष्क खेती जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में कौन है, बुंदेलखंड। और भारत का राजस्थान, यहाँ पे क्या बोया जाता है, तो यहाँ पे सबसे मुख्य फसल बाजरा होती है। बाजरे की खेती के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर एक होती है रोपड़ खेती, इसमें क्या होती है, रोपड़ खेती, जहाँ पौधों को एक जगह बोया जाता, फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है, तो रोपड़ खेती कहते हैं। जैसे क्या, चावल हो गया, रबड़ हो गया, चाय हो गया, कहवा, नारियल हो गया, ऐसी खेती को क्या रोपड़ खेती कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, रबी की फसलें कौन कौन सी होती है। एक पूछा फसलें क्या होती हैं, तो रबी की फसल क्या होती है, तो ये रबी की फसल जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना, जौ, जोई, सरसों, ये क्या है, रबी की फसलें हैं। तो पूछेगा कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसे रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल में क्या क्या उगाया जाता है, गेहूं, मटर, चना, जौ, जोई, सरसों आदि उगाई जाती है। फिर उसके बाद खरीफ की फसलें आती हैं। जो खरीफ की फसलें आती हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं। अब जो सीजन आ रहा है अपने यहाँ का बोने का, तो कौन सी फसल, खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे चावल, जौ, मक्का, अरहर, मूंग, चना, मूंगफली, चना गलत हो गया, मूंगफली, सरसों, ये फसलें बोई जाती हैं। और ये कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। फिर जायद की फसलें या गर्म फसलें या नगदी फसलें, जायद की फसलों को नगदी फसलें भी कहते हैं। जायद की फसलों को क्या कहा जाता है, नगदी फसलें कहा जाता है। जैसे ये अप्रैल से जून में बोई जाती, अप्रैल महीने में बोई जाती, जून में काटी जाती। जैसे खरबूजा, ककड़ी, कलिंदा, तरोई, लौकी, भिंडी आदि की ये सब्जियां वाली आती हैं, ये होती हैं। फिर आगे आ जाइए, फिर हमारे यहाँ हुई थी रेवोल्यूशन, क्रांतियाँ हुई थी। जैसे कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति किसके लिए, गेहूं उत्पादन, गेहूं और चावल उत्पादन के लिए, गेहूं और चावल उत्पादन के लिए सबसे क्या हरित क्रांति हुई थी। तो कहते हैं हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, विश्व में, भारत में अलग होगी, विश्व में अलग होगी, वीजी कुरियन कहा जाता है। विश्व में कहा जाएगा तो वीजी कुरियन कहा जाएगा, और भारत में कहा जाएगा, जो भारत में होगा उसे कहा जाए एम एस स्वामीनाथन के आयोग, एक एम एस स्वामीनाथन आयोग बना था, उसके तहत यह बाहर से बीज मंगाए गए थे। बीज मंगाकर उनको हाइब्रिड टाइप के बीज बनाए गए थे, तो उसे एक वर्गीकृत किया गया था। जैसे गेहूं की फसल 2 गुनी हो गई थी, चावल की फसल में 1.5 गुना। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फर्क किस फसल को पड़ा था, तो किसको पड़ा था, तो गेहूं को। सबसे ज्यादा जो फसल पे पड़ा था तो गेहूं को पड़ा था। तो इसमें क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन ये पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि विश्व के इसे जनक किसे कहा जाता है, तो वीजी कुरियन को कहा जाता है। जो भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन को बताया जाएगा। और कब ये चालू हुई थी, ये चालू हुई थी 1968 में श्वेत क्रांति। फिर एक आती है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नार्मल बोलाक, इसके जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, नार्मल बोलाक होते हैं। श्वेत क्रांति के जनक नार्मल बोलाक हैं। और फिर पीली क्रांति,
पीली क्रांति तिलहन के लिए, गोल क्रांति आलू के लिए, नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज, झींगा मछली और प्याज के लिए, झींगा मछली और प्याज उत्पादन के लिए आती है, झींगा मछली और प्याज के उत्पादन के लिए आती है। कैसे? झींगा मछली जो होती है, झींगा मछली। और फिर कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेल, वैकल्पिक ऊर्जा, खनिज तेल जो खाने वाला तेल होता है ना, खनिज जो पर निकाला जाता है। और फिर वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, ये दुनिया सारी की ऊर्जाएं होती हैं। और ग्रे क्रांति या धूसर क्रांति किसके लिए? उर्वरक के लिए होती। रजत क्रांति अंडे के लिए और मुर्गी के लिए होती। सुनहरी क्रांति सेब और बागवानी के लिए होती। लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए होती। बनामी क्रांति मसालों के लिए। इंद्रधनुष कृषि क्रांति होती। ये जितनी सभी प्रकार की क्रांतियों हैं उनको सभी को आपस में मिला लिया गया और ये 2000 में चालू की गई थी। आपस में सभी क्रांतियों पर जोर देना था। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।